हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपके पाठ्य पुस्तक बसंत से 2 पाठों का अध्ययन किया था, जिसमें आपका पिछला पाठ था लाख की चूड़ियाँ। तो आइए आज हिंदी से कुछ अध्ययन करते हैं। घर से बाहर यदि आपको कहीं जाना होता है, आसपास के किसी दूसरे शहर में या किसी रिश्तेदार के घर बाहर, तो आप किस में जाते हैं? तो आपका जवाब होगा कार में, या कार से, बाइक से, बस से या ट्रेन से। यदि कहीं लंबी दूरी का सफ़र करना होता है तो मोस्टली आप ट्रेन से सफ़र करते हैं। कहीं आसपास कहीं जाना है 100-150 किलोमीटर, तो शायद आप बस से यात्रा करते हैं। तो आज हम चलिए कहीं एक सफ़र करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। आप शायद इनको नहीं जानते हैं। इनका नाम है हरिशंकर परसाई। ये एक लेखक और एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से तत्कालिक प्रासंगिक विषयों पर बहुत सुंदर लेख लिखे गए हैं, व्यंग्य किए हैं। ऐसे ही एक व्यंग्य आपके इस पुस्तक में, यानी कि आपका तीसरा पाठ बस की यात्रा के दौरान इनके एक बहुत सुंदर व्यंग्य को पढ़ेंगे। ये हरिशंकर परसाई जी है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के गांव है जमानी, होशंगाबाद शहर के पास, एमपी में इनका जन्म हुआ। तो एक प्रसिद्ध लेखक तथा व्यंग्यकार बने और समसामयिक विषयों पर बहुत सुंदर लेख लिखते थे। 10 अगस्त 1995 में इनका देहांत हो गया। तो आइए लेखक के साथ एक यात्रा करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चित्र, पहचान रहे होंगे। चित्र को पहचानिए। एक बस का चित्र देख रहे हैं आप। बहुत बढ़िया बस, बहुत सुंदर नई नवेली बस है, बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ रहा है आपको? शायद नहीं। जब इसको आप पढ़ेंगे तो बस कैसी थी आपको पता चल जाएगा। इस बस की यात्रा से
इस पाठ के अध्ययन से आपको पता चलेगा कि लेखक हमारे देश के यातायात व्यवस्था पर कितने तीखे व्यंग किए हैं। हमारे यहाँ के रोड्स, रास्ते किस प्रकार के हैं और यहाँ के यातायात के जो साधन हैं, मोस्टली बस जिसमें यानी कि आम लोग सफ़र करते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है, इस पर एक तीखा व्यंग इस पाठ के अंतर्गत आप जानेंगे। तो आइए, लेखक के साथ साथ लेखक अपने कुछ मित्रों के साथ सफ़र करते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम भी लेखक के साथ साथ इस बस का अध्ययन करते हैं, यानी कि सफ़र करते हैं लेखक के साथ। तो आइए, सबसे पहले हम ये जो आपका पाठ है बस की यात्रा, इसका वाचन कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे आपको पता चलता रहेगा, ज़रा ध्यान से सुनना है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का ही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक अपने 5 मित्रों के साथ सफ़र कर रहे थे। शायद जबलपुर जाना था, तो पन्ना से सतना पहुंचना है और वहाँ से जो है जबलपुर के लिए ये ट्रेन पकड़ना था इनको। तो ये हिसाब करके शाम के 4 बजे ये लोग बस से निकले। तो जब स्टेशन पर पहुँचे या बस के आसपास, तो लोगों ने कहा कि शाम वाली बस से इस बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। अब शाम वाली अर्थात पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि क्या वहाँ यानी कि डाकू मिलते हैं, क्या लूटपाट होती है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं, बस खुद ही डाकिन है। अब बस खुद ही डाकिन क्यों है, इसको समझते हैं। आइए, बस को देखा तो श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? समझ रहे होंगे आप कि बहुत पुराना यानी कि खटारा बस थी वो, मानो सदियों यानी कि सैकड़ों साल पुराना बस हो। तो ऐसे वयोवृद्ध बस में सफ़र करना उचित नहीं होगा। वृद्धावस्था में उस बस को कष्ट होगा। वो बस तो सफ़र करने लायक नहीं थी। लेखक कहते हैं कि बस तो पूजा के योग्य थी, श्रद्धा करने के योग्य थी, उस पर सवारी कैसे किया जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बस का हिस्सेदार यानी कि पार्टनर, आप समझ रहे होंगे, पार्टनर यानी कि कई लोग मिलके शायद उस बस को चलाते थे या खरीदे थे। तो एक हिस्सेदार भी उसमें सफ़र कर रहा था। तो उनसे पूछा, क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, अभी तो हम देखना चाहते हैं आपने अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? आप समझ रहे होंगे, बातचीत हो रहा है बस के हिस्सेदार से। उन्होंने कहा कि बस चलती भी है। तो वो बस वाला बोल रहा है, बिल्कुल चलती है, अभी चला के दिखाते हैं। इस टाइप से बातचीत हो रही है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उनके अंदर जो एक डॉक्टर मित्र था,
उन्होंने कहा डरो मत, चलना तो है ही, और ये बस अनुभवी है, और जो अनुभवी होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, और कहीं नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ये बहुत चला हुआ है, सैकड़ों साल पुराना है। और ये हमें जो है अपने जिस प्रकार से माँ अपने बेटों को गोद में लेकर बैठती है, तो बस भी हमें उसी तरह से बेटों की तरह गोद में लेकर बैठेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो लोग छोड़ने आए थे उन लोगों को, तो वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हो, यानी कि कभी ये वापस नहीं आने वाले हैं, अर्थात उनका कल्याण हो जाने वाला है। समझ रहे हैं आप? मतलब कुछ भी हो सकता है। जो बस की स्थिति है कभी भी लुढ़क सकती है, बस में बैठे हुए लोग मारे जा सकते हैं, तो मानो कि वो अंतिम विदा दे रहे हो। तो कहना है कि ये तो एक केवल एक कारण बनता है, निमित्त, आना जाना तो लगा ही रहता है। हाँ, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, जिसको आना है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मानो बस का सफ़र ना हो, वो ऊपर का टिकट देने वाला हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो बस अंततः स्टार्ट हुआ और अब ऐसा मालूम पड़ने लगा कि जैसे आप लोग भी बस में सफ़र किए होंगे, तो बस के आगे इंजन होता है, बोनट के नीचे, यानी कि बस के अगले भाग में, पिछले भाग में लोग बैठते हैं। तो इन लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरे बस में ही इंजन है, यानी कि जब बस स्टार्ट हुआ तो पूरी बस जो है एकदम से हिलने लगी। तो उन लोगों को लगा कि उन्हीं के सीट के नीचे ही इंजन है, ऐसा मालूम होने लगा उनको। ये चित्र देख लीजिए, ये बस में ये दोस्त लोग सब सफ़र कर रहे हैं, लेखक तथा 5 उनके और दोस्त। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन वगैरह चला था तो वो 100 साल पहले की बात है। तो मानो कि यह गांधी जी के समय का बस हो, और ये बस सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी का चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। सविनय अवज्ञा अर्थात विनय पूर्वक किसी बात को मना कर देना। तो उस समय का बस रहा वो ये। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बस की स्थिति को देखिए कितने सुंदर ढंग से बताया गया है। यानी कि बस के जितने कलपुर्जे थे, इंजन से लेके बॉडी, स्टीयरिंग, गियर वगैरह, मानो सब एक दूसरे, यानी कि सबके सहयोग से बस चलता है। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई किसी से जो है सहयोग नहीं कर रहा है। और असहयोग आंदोलन लगा लो, असहयोग आंदोलन से गुजरने की विनयपूर्वक, सविनय अवज्ञा आंदोलन विनयपूर्वक मना कर दे रहे हैं कि हमें आगे और नहीं चलना है। इस प्रकार से बस की स्थिति है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। लो, एक और समस्या हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, हो सकता है स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के
दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, बस वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब 15-20 मील की दूरी तय हो चुकी थी। अब उनको लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है। और आपने देखा होगा रास्ते के किनारे पेड़ वगैरह लगे होते हैं, तो लेखक को प्रत्येक पेड़ अपना दुश्मन लगने लगा। उनको लगने लगा कि मानो कि ये पेड़ से जाके टकराएगी। तो एक पेड़ गुजर जाता तो फिर एक पेड़ और जब आने लगता तब उनको फिर डर लगने लगता कि इस पेड़ से न टकरा जाए, ठीक है ना। कहीं कोई झील सामने आता, ठीक है ना, तो लगने लगता, लेखक को लगने लगा कि कहीं ये झील में ना समा जाए और बस जो है झील में गोता ना लगाने लगे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर की ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, बंद हो गया इंजन। समझ रहे होंगे आप। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो स्टार्ट फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अरे बस तो बढ़िया बस है, अभी देखो ये स्टार्ट हुआ जाता है, ये तो इत्तेफाक है कि बंद हो गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की साया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब रात हो चला था, चांदनी बिखरी पड़ी थी, ठीक है ना। तो उस चांदनी में बस वहीं रुकी पड़ी थी और इनको लगने लगा कि कोई वृद्धा मानो थक कर वहाँ बैठ गई हो और उनको ग्लानि हो रही थी, यानी कि अपने आप पर जो है लज्जित हो रहे थे कि ऐसे वृद्धा बस पर जो है हम लोग क्यों बैठे, ठीक है ना। कहीं इसका प्राणांत हो गया, अर्थात इनके प्राण निकल गए तो इस बियाबान अर्थात बियाबान निर्जन स्थान जंगल क्षेत्र में इसकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम क्रियाक्रम जो है हमें ही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। इंजन खोल के फिर ठीक किया उसको, लेकिन पहले से चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात सामने की जो लाइट थी वो बंद होने लगा। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। अब समझ रहे हैं आप कि रास्ता मानो टटोल टटोल कर चल रही है, ठीक है ना। लाइट सामने का जो हेडलाइट होता है वो बुझने को है, ठीक है ना। कोई सामने से कोई गाड़ी आ जाता तो वो एकदम से रुक जाती और मानो कहती कि जाओ बेटी निकल जाओ, हमारी तो उम्र नहीं रही आगे निकलने की। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, एक टायर गया, समझ रहे। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग का ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहे पसारे इसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। समझ रहे हैं कि जब टायर फिस करके इसकी हवा निकल गई, ब्लास्ट हो गया, तो लेखक कहते हैं उस जो हिस्सेदार था उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। यानी कि बस की ये स्थिति, यानी कि अब गई तब गई वाली स्थिति को भी जानकर भी वो उसमें सफ़र कर रहा था। यानी कि कितना महान आदमी था, यानी कि जान की परवाह नहीं है, उसके बावजूद भी वो सफ़र कर रहे हैं उसमें। तो इसलिए यानी कि कह रहे हैं उनके लिए जो है हमारे मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है।
और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हरिशंकर परसाई। तो देखिए अंततः बस चल पड़ा और जहाँ उन लोगों को पहुँचना था सतना, सतना से जबलपुर के लिए उनको ट्रेन पकड़नी थी। अब उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक कहते हैं वहाँ तो का पन्ना तो क्या, कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें तो लगता है कि हमें अब ऊपर ही पहुँचना है, अर्थात हमारा भी स्वर्गवास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हंसी मजाक से जो है उनका समय बीतने लगा। बस धीरे धीरे चलती रही। तो इस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी ने, आपने देखा, एक ज़बरदस्त व्यंग भारत की यातायात व्यवस्था पर की है। आप भी हमारे स्थानीय क्षेत्र में यातायात के जो साधन उपलब्ध है इस पर आप भी सफ़र करते होंगे। जैसे आप शक्तिधाम से किच्छा या सितारगंज जाते होंगे, तो हमारे भी यहाँ की बसों की कुछ स्थिति लेखक ने जिस प्रकार से इंगित किया है, इशारा किया, वैसे ही काफ़ी स्थिति इस प्रकार की है। ठीक है ना। जो बस चलती है लगता है कि उसके अस्थि पंजर ढीले हो गए, और जो उसमें सवारी भी करते हैं तो उनका भी जो है अस्थि पंजर ढीला हो जाता है। तो ये स्थिति है हमारे देश की यातायात व्यवस्था पर, एक व्यंग। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ को जो है सुना, ध्यान दिया होगा तो आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगा। कुछ कठिन शब्दों के हमने इस यहाँ लिखा था, तो देखिए ये कुछ कठिन शब्द आया। वयोवृद्ध, आप देख रहे हैं पाठ के अंतर्गत आया ये वयोवृद्ध। इसका माने जान लेते हैं। वयोवृद्ध का मतलब होता है बुज़ुर्ग। चलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये बुज़ुर्ग कुछ इस टाइप से लिखेंगे। ये बुज़ुर्ग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगला है कूच करना। कूच करना देख रहे हैं आप, कूच करना, कूच करने का मतलब होता है निकल पड़ना, चल पड़ना, प्रस्थान करना। निकल पड़ना लिख दीजिएगा, चल पड़ना। निमित्त का माने होता है, ये चार्ट आ जा रहा है बार बार, सॉरी। निमित्त का माने होता है, अच्छा ये कुछ करना, निकल पड़ना जान लिया होगा। निमित्त का माने होता है कारण। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, कारण। फिर अगला शब्द है गोता लगाना। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना, डुबकी लगाना इस टाइप से लिखिएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा, अर्थात विनय पूर्वक मना कर देना, मना करना, विनय पूर्वक मना करना, इस प्रकार से लिखिएगा इसका माने। फिर है इत्तेफाक। इत्तेफाक माने होता है, समझते हैं आप शायद इसको, संयोग। संयोग से संयोग होता है। फिर बियाबन। बियाबन होता है जंगल या निर्जन स्थान, जंगल या निर्जन स्थान। फिर अगला शब्द आया अंत्येष्टि। अंत्येष्टि माने होता है अंतिम क्रिया। जब गुजर जाता है तो जो अंतिम क्रियाकलाप होता है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। नेक्स्ट शब्द हैं आपके प्रयाण। प्रयाण का माने होता है प्रस्थान। प्रस्थान यानी कि वापसी।
ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ कठिन शब्दों का माने हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब पाठ के अनुसार कुछ प्रश्न होंगे, उसको भी ज़रा देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदारी की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो इसका उत्तर कुछ इस टाइप से है, देखिए। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनसे उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आपको पता चल गया होगा। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी कि क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहीं बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन के कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। हाँ, ये फिर पांचवा देखिए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब जब पाठ को हमने पढ़ाया तो आपने ध्यान दिया होगा कि उनको लगने लगा था कि पेड़ से टकरा जाएगी। ठीक है ना। जब एक पेड़ छूट जाता, दूसरा पेड़ आने लगता, तो फिर ऐसा मालूम पड़ता कि कहीं दूसरे पेड़ से ना टकरा जाए। तो इस प्रकार से उनको लग रहा था कि कहीं ये हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए किसी पेड़ के साथ, इसलिए पेड़ों को वो दुश्मन समझ रहे थे। तो इसको समझकर लिखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगा असहयोग आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबों में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इनसे नाराज़ होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनयपूर्वक किसी काम को मना कर देना। तो देखिए, बस के लिए किस प्रकार से उन्होंने
ये सेट किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेज़ों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता व्यंग्यपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। अब कुछ भाषा की बात है। बस 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 3 शब्द है, देख रहे होंगे, अलग अलग लिखा है। इसमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में और बस अर्थात पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। देखिए तीनों का अलग अलग माने हुआ। उपयुक्त वाक्य के समान बस और बस शब्दों के 2 वाक्य और आपको बनाना है। देखिए ये बनाया गया है। बस सवार गई, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो, अब बस वाला है। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं। देखिए यहाँ भी एक बस का प्रयोग हुआ है। भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं। देखिए 2 वाक्य इसका बन गया। इसका 2 वाक्य, बस करो कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है, इस अर्थ में आ गया। फिर 9वां प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उपरोक्त दिए गए वाक्य में ने, की, से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य चुनिए। इस प्रकार से ये 4 वाक्य ये चुनकर लिखा गया है, इसको लिखिएगा। फिर हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतिविधियां दर्शाती है। कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए ये किया गया है। टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। फिर इस प्रकार से 11वां, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बस शब्द के 2 प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल और हार। जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। देखो गर्म जल यहाँ यानी कि हीट और जल जाना। हार के भी 2 प्रयोग यहाँ दिखाया गया। यह प्रतियोगिता, इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा। यानी कि एक जीतने से संबंधित है और एक इनाम से संबंधित है। जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 11वां था। 12वां, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द आए हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है। महान यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखना है। देखिए लिखा गया संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10, गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको किताब लेना है। किताब में बस की यात्रा, इस पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है ना, 2 बार आप पढ़ेंगे। हमने कुछ हिंट आपको दे दिया, इसी के आधार पर आप पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर है वो सारे तैयार हो जाएगा। सारे प्रश्नोत्तर पर भी हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है ना, और इसको अगले 2-3 में आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है, उसका फ़ोटो खींचना है और हमें तुरंत सेंड करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ को अवश्य पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू।